Chapter 2, Class 9, Force and Laws of Motion. In the previous chapter, we have studied about motion of a body, which emphasize on motion along with the straight line. जैसा कि हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन के बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी नॉट ओनली मोशन, सिर्फ ना ही मोशन के बारे में, बट आल्सो द कॉज ऑफ मोशन. बट कॉज ऑफ मोशन, मोशन कैसे होता है, मोशन कैसे होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. मोशन किसकी वजह से होता है? तो इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे. वो व्हाट कॉजेज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता कैसे है? वी नो दैट एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ ए ट्री इज एक्सेलरेटिंग. जैसे कोई एप्पल है, वो किसी पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. In fact, Earth is pulling the apple towards itself. एप्पल को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस पुल और एक्शन ऑफ अर्थ ऑन ए एप्पल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग इट. यही जो फोर्स अर्थ लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेटिंग फोर्स. इन फिजिक्स वी से दैट द अर्थ इज एक्सर्टिंग ए फोर्स एफ ऑन एप्पल विच इज एक्सेलरेटिंग. ये जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया. सेकंड फिगर में मोशन के बारे में बताया गया है. इन ऑर्डर टू मूव ए टेबल केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट रेस्ट. कोई टेबल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट में है. ए पर्सन पुशेस, एक पर्सन इसको पुश कर रहा है. दिस इज एक्शन ऑफ ए पर्सन ऑन द टेबल. ये एक्शन है उस मैन का उस टेबल के ऊपर. अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स द पर्सन इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द टेबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेबल. फिजिक्स क्या कहती है कि ये पर्सन जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस टेबल के ऊपर, वही रिस्पॉन्सिबल है इस मोमेंट की, इस टेबल की मूवमेंट के लिए. देयरफॉर वी कैन से दैट फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर. इन अनदर वर्ड्स फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स क्या है? एक बॉडी पे, एक बॉडी का एक्शन किसी दूसरी बॉडी पे, और फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? कोई पुश या पुल. फोर्स हैज़ ए सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. फोर्स हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी होती है जिसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स दैट वी कैन अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट. यस, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में फोर्स कहाँ का यूज़ करते हैं. वेरियस एक्टिविटीज. सम एग्जाम्पल इन किकिंग ए फुटबॉल. किसी फुटबॉल को हम किक कर रहे हैं तो भी हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. ये पर्सन है, ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस बॉल के ऊपर. स्क्वीजिंग ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट. एक टूथपेस्ट की ट्यूब में से जब हम टूथपेस्ट निकालते हैं तो हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिससे कोई एक्शन होता है. लिफ्टिंग ए बुक. इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी है और इस बुक को उठा रहा है ये पर्सन, तो ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है इस पर. Catching a ball, opening a door, etc. There are various and lots of examples that we performed in our daily life. Force is one of the most important concept of physics. Force, जैसा कि हमें पता है कि फिजिक्स का एक बहुत ही important concept है. Force cannot be seen, but its presence can be felt by the effect it creates. फोर्स को हम देख नहीं सकते, बट इसके जो इफेक्ट होते हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स कैन मूव ए बॉडी लेइंग एट रेस्ट. फोर्स किसी भी बॉडी को जो रेस्ट में है उसको मोशन में लेके आ सकता है, जैसे फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है. किकिंग ए स्टेशनरी फुटबॉल. अभी फुटबॉल पहले रेस्ट में थी, जब इसने किक किया तो ये मोशन में आ गई. ऐसे ही ये बुक इस टेबल के ऊपर रखी थी, पहले ये स्टेशनरी पोजिशन पर थी. इट मीन्स इट इज़ एट रेस्ट. जब इसने उठाई तो ये मोशन में आ गई. ऐसे ये कोई पर्सन है जो इस बॉल को हिट कर रहा है, और हिट करने के बाद ये बॉल मोशन में आ गई. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जांपल, अ मूविंग बाइसाइकिल कमिंग टू द रेस्ट ऑन अप्लाइंग ब्रेक. हियर इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्रेक लाइनिंग ऑफ द ब्रेक शो एंड द बाइसाइकिल व्हील रिम एक्ट टू स्टॉप द बाइसाइकिल. यस, कोई बॉडी मोशन में है. सपोज करो कि ये साइकिल चल रही है. जैसे ही ये पर्सन इस बाईसाइकिल के ब्रेक्स अप्लाई करता है तो ये साइकिल रुक जाती है. वो किस वजह से रुकती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? विच रेजिस्ट द मोशन. जो मोशन को रेजिस्ट करता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी. यस, फोर्स किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है.
जैसा फिगर 5 में दिखाया गया है, ये बाईसाइकिल है जो किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो पीछे एक सेकंड पर्सन है जो इसको पुश कर रहा है, तो ये पुश कर रहा है, तो ये क्या अप्लाई कर रहा है इस बाईसाइकिल में फोर्स, जिससे क्या होगा कि इसकी स्पीड में चेंज हो जाएगी। सेकंड केस में क्या है, ये पर्सन इस बाईसाइकिल को रन कर रहा है और पीछे से कोई सेकंड पर्सन इसको पुल कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इससे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे एक कैरम काउंटर चेंजेस इस डायरेक्शन आफ्टर ए कोलिजन। यस, जैसे ये हमारा कैरम बोर्ड है, यहाँ कोई स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर से जैसे ही हमने हिट किया एक एज पे कैरम के, तो वो हिट होने के बाद वापस किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। सो इस केस में क्या हुआ कि फोर्स की वजह से, जैसे हम किसी भी बॉडी पे जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही उसका अपोजिट रिएक्शन फोर्स वो ऑब्जेक्ट हम पे अप्लाई करती है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन द सेम केस सेकंड केस में क्या हो रहा है कि कोई बॉल आई किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से किसी वेलोसिटी के साथ, तो इस बैट से इसने हिट किया फोर्स अप्लाई किया, तो इस जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसा ये एग्जांपल भी दिया गया है, ये किसी बॉल को एक थ्रेड के साथ बांध के स्विंग कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्क्वीज अ टूथपेस्ट ट्यूब इट गेट फ्लैटन। यस, फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम टूथपेस्ट के अंदर पेस्ट रहता है, जब उसको स्क्वीज़ करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, पहले कुछ और शेप थी, बाद में कुछ और शेप चेंज हो जाती है। व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर ट्यूब इट्स शेप एंड साइज चेंजेज। जब हम किसी रबर ट्यूब को स्ट्रेच करते हैं, मतलब उसको खींचते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है और उसका साइज भी चेंज हो जाता है। ऑन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग इट्स लेंथ चेंजेज। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कर सकता है। फॉर क्लोजिंग अ डोर यू अप्लाई अ पुश। जब हम डोर को बंद करते हैं तो एक पुश अप्लाई करते हैं। When electric current is passed through a motor of a ceiling fan, forces are produced in the dynamo which makes the fan to rotate. Yes, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी मोटर के ऑफ ए सीलिंग फैन, एक सीलिंग फैन की मोटर से जब हम करंट को पास करते हैं तो फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन द डायनामो। मोटर के अंदर क्या होता है, ये फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। टू कंक्लूड, इससे हमें क्या सीखने को मिला, ये फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, चेंज इट्स शेप एंड साइज और प्रोड्यूस ए रोटेशनल इफेक्ट। रेजिस्टेंट फोर्स। अभी रेजिस्टेंट फोर्स क्या होता है, जैसे देखो ये फिगर 1 है, इसके अंदर 2 पर्सन है, किसी एलमीरा है, इसको पुश कर रहे हैं। सो पर्सन 1 कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, पर्सन 2 कुछ अनदर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स होता है द नेट फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन दिस एलमीरा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे इसने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि जैसे F1 कोई 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और F2 है वो 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंट कितना होगा इनका, 5 न्यूटन। दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे। सिंपली रेजल्टेंट किसी भी फोर्स का निकालना है हमें, तो सिंपली उनको ऐड कर देंगे, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। इन जनरल वी कैन से दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर्सेस टेकन टुगेदर। यस, रिजल्टेंट फोर्स को क्या कह सकते हैं हम, कि इन दोनों फोर्सेस से जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में, सेम अगर हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें उससे भी वही चेंज आएगा जो इन दोनों फोर्सेस से चेंज आ रहे थे। सो रिजल्टेंट फोर्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड नेट फोर्स। नेट फोर्स भी कहते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स को। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इन सच ए वे दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। किसी सपोज करोगे किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई किए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के
इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वो बॉडी कैसी कंडीशन में होगी? बैलेंस कंडीशन में। So let us consider an almirah kept at rest on horizontal surface. Let two forces F1 and F2 acting simultaneously on the almirah for opposite directions as shown in the figure. इसमें क्या है, एक almirah है, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक F1 और एक F2, दोनों बट अपोजिट डायरेक्शन में है। ये F1 इस तरफ अप्लाई कर रखा है और F2 इस तरफ अप्लाई कर रखा है। If the two forces are equal, the effect produced on force get cancelled out by effect produced by the other. The net force or the resultant force is zero. अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं इनके इन मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा, इनका नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया एक एल्मीरा है, कोई पर्सन इसको इस तरफ से पुश कर रहा है और कोई सेकंड पर्सन है वो उसको दूसरी तरफ से पुश कर रहा है और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एल्मीरा मूव नहीं करेगी। क्यों मूव नहीं करेगी? क्योंकि हमारा यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। द एल्मीरा कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, इन अनदर वर्ड्स द एल्मीरा डज नॉट एक्सेलरेट। तो एल्मीरा कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगी। वी मे कंक्लूड बाय द अबव डिस्कशन that when balanced force act on a body, the acceleration of the body is zero. Yes, अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है, उसके नेट फोर्सेस अगर ज़ीरो हैं तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस जीरो एक्सेलरेशन, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ठीक है, अभी हमने फिगर 8 में देखा है सही एक सिचुएशन थी। इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, देन द फोर्स एक्टिंग आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगे होंगे तभी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। अनदर एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल, इट स्टॉप्स आफ्टर अ व्हाइल। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बाईसाइकिल इज अनबैलेंस्ड फोर्स व्हाइल रिटार्ड द बाईसाइकिल। जैसे हम किसी साइकिल को चला रहे हैं, उसकी पैडलिंग कर रहे हैं, जब हम पैडलिंग रोक देते हैं फिर भी वो साइकिल कुछ टाइम के लिए चलती रहती है और फिर वो कुछ टाइम के बाद अपने आप स्टॉप हो जाती है। वो किस वजह से होता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। सो एक अनबैलेंस सिचुएशन है फोर्स की। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी because acceleration is zero. If force acting on a object are unbalanced, object is accelerating. Acceleration depend upon the unbalanced forces and mass of the object. Yes, अभी बताया ना बाईसाइकिल का जो केस लिया था हमने, उसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगी। वो कुछ टाइम तक क्यों चली? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स वो एक्सेलरेशन कंडीशन में थी। और एक्सेलरेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस के। कैसे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, कितनी उनकी मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, और मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उस पर डिपेंड करेगा। व्हेन वी होल्ड अ सूटकेस, द वेट ऑफ द सूटकेस इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड फोर्स अप्लाइंग बाय अस। जब हम किसी सूटकेस को होल्ड करते हैं, द वेट ऑफ द सूटकेस इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय अस। वो फोर्स अप्लाई करती है सूटकेस हमारे ऊपर और हम अप्लाई करते हैं सूटकेस के ऊपर। नाउ इफ़ वी लीव द सूटकेस, द वेट बिकम्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड स्टार्ट टू एक्सेलरेट द सूटकेस डाउनवर्ड। अगर हम उस सूटकेस को छोड़ देंगे तो वो कैसी कंडीशन में आ जाएगी? अनबैलेंस्ड कंडीशन में, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो सूटकेस वो नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देगी। It is important to note that when we say that no force is acting on a body, what we want to say is the resultant force or net force acting on the body is zero. Again, when we say that a 2 Newton is acting on a body in horizontal direction towards right, it is the net force acting on the body. एक एग्जाम्पल के लिया गया है, इसमें बताया गया है कि कैसे क्या है। It is important to note that through balanced force do not produce any acceleration. Yes, हमने इससे क्या सीखा कि बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन तब भी होती है तब कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। दीज फोर्सेस में प्रोड्यूस ए चेंज इन शेप ए बॉडी। ये
ऐसा होने से क्या हो सकता है, अगर ऐसे फोर्सेस क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी की शेप जरूर चेंज कर सकते हैं बट उसे मोशन में नहीं लेके आ सकते। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ अ रबर बलून इज प्रेस्ड फ्रॉम द टू साइड्स विद इक्वल फोर्सेस, द बलून वोंट एक्सेलरेट बट द शेप ऑफ द बलून विल चेंज। यस, इस फिगर 9 के अंदर जैसा हमें दिख रहा है कि कोई पर्सन है, किसी बैलून को स्क्वीज कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये बैलून मोशन में नहीं आ रहा है बट इसकी शेप चेंज हो रही है। और ये मोशन में क्यों नहीं आ रहा है, एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई है। जितना ये पर्सन इस बैलून को स्क्वीज करने में फोर्स अप्लाई कर रहा है, उतना ही ये बैलून इस पर्सन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सो इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे को, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2A है। आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और फिर उनकी स्नैप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करनी है। थैंक यू।